आज के शो में हम गुलदस्ता बनाएंगे दुनिया भर में चल रही खासम खास खबरों का। पहले सारांश जान लेते हैं। नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। 21 अप्रैल को उनका जहाज गुजरात के अहमदाबाद में उतरा। जॉनसन की इस यात्रा की अहमियत क्या है? नंबर 2, यूके की एक अदालत ने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे को अमेरिका भेजने की इजाजत दे दी है। असांजे कौन है और अदालत के फैसले से क्या बदल जाएगा? नंबर 3, श्रीलंका में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संविधान संशोधन की तैयारी क्यों कर रहे हैं? नंबर 4, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को किस बात पर धमका दिया? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी राजनेताओं की दिल्ली से इतर मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महाबलीपुरम और अहमदाबाद, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बनारस, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का चंडीगढ़ में स्वागत कर चुके हैं। ये लिस्ट लंबी है। इस लिस्ट में नया नाम बोरिस जॉनसन का है। जॉनसन भारत यात्रा के पहले दिन गुजरात पहुंचेंगे। वहां उन्होंने साबरमती आश्रम के दर्शन किए, चरखा चलाया। उन्होंने विजिटर डायरी में लिखे नोट में महात्मा गांधी को असाधारण शख्स की संज्ञा दी। 21 अप्रैल के पूरे दिन बोरिस जॉनसन गुजरात में रहे। इस दौरान उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। उनके गुजरात दौरे का एक मकसद भारत के डेयरी उद्योग की चिंताओं को कम करना भी है। यूरोपियन रेगुलेटर्स भारत के डेयरी प्रोडक्ट को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ बताते हैं। गुजरात दौरा खत्म करने के बाद जॉनसन दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। 22 अप्रैल को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। इसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी सेक्टर और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसे मसलों पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की बातचीत में रूस यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहेगा। बोरिस जॉनसन की यात्रा ऐसे दौर में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध पर दोनों देशों का स्टैंड बिल्कुल अलग रहा है। यूके ने यूएन को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस का विरोध किया है। उसने हथियारों की मदद भी भेजी है। कुछ दिनों पहले जॉनसन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा भी किया था। वहीं भारत रूस के खिलाफ वोटिंग से बचता रहा है। उसने निष्पक्ष रहने की कोशिश की है। इस विरोधाभास का मोदी जॉनसन की बातचीत पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। चैप्टर जूलियन असांजे। 20 अप्रैल 2022 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जूलियन असांज के भविष्य पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने असांजे को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का औपचारिक आदेश दिया है। अमेरिका में उनके ऊपर इराक और अफगानिस्तान वॉर से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स पब्लिश करने का मुकदमा चलेगा। असांजे अमेरिका भेजे जाएंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय गृह मंत्री प्रीति पटेल को लेना है। असांजे के वकील प्रीति पटेल के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। उनके पास 18 मई तक का समय है। असांजे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील को पहले ही ठुकरा चुकी है। असांजे के प्रत्यर्पण पर सुनवाई के दौरान उनके समर्थक कोर्ट के बाहर मौजूद थे। उन्होंने फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे यूके में लोकतंत्र की हत्या का एक और दिन बताया है। असांजे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी उनसे मुंह फेर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे। अब असांजे का परिचय भी जान लेते हैं संक्षेप में। जूलियन असांज भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इनका नाम। उनका जन्म 1971 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में। उनके पूर्वज चीन से आकर बसे थे। जूलियन करीब 1 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। असांजे की मां क्लेयर ने एक थिएटर डायरेक्टर से शादी कर ली। क्लेयर ने उनको अपने ही साथ रखा। असांजे पर उनकी मांग का गहरा प्रभाव पड़ा। क्लेयर उन्मुक्त स्वभाव की थी। अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद था उनको। क्लेयर ने असांजे को स्कूल नहीं भेजा। उन्हें लगता था कि स्कूली तालीम बच्चों को बचपन से ही जंजीरों में बांध देती है, उनकी उत्सुकता और सीखने की ललक को मार देती है। इसलिए उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। 16 की उम्र में उनका ताल्लुक कंप्यूटर से हुआ। वो कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम्स लिखने लगे। किशोर उम्र से ही वो प्रोग्रामिंग में सेंधमारी करने लगे थे। हैकिंग के चलते नाबालिग उम्र में ही असांजे का एजेंसियों के साथ साबका पड़ा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने असांजे के ग्रुप पर जांच बैठाई। हैकिंग के आरोप में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। उनके ऊपर 31 मामले दर्ज किए गए। इस एपिसोड का असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा।
पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, नवजात बच्चे को भी साथ ले गई। वे डिप्रेशन में चले गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। असांजे के सिर पर 10 साल की जेल की तलवार लटक रही थी। सरकार और अदालती व्यवस्था असांजे के बहाने हैकर्स को एक संदेश देना चाहती थी, जबकि उनका कहना था कि उनकी हैकिंग निर्दोष है, इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। असांजे की दलीलें बेअसर रहीं। उन्होंने 31 मामलों में से 25 का दोष कबूल लिया। इस सहयोग के बदले बाकी के 6 चार्जेस हटा दिए गए। असांजे को केवल एक छोटा सा जुर्माना चुकाकर केस से मुक्ति मिल गई। फिर आया साल 2006 का। सरकार द्वारा छिपाई गई जानकारियों को लीक करने के इरादे से विकीलीक्स बनाया गया। असांजे मानते थे कि सरकारें गवर्नेंस के नाम पर पर्दे के पीछे अनैतिक तरीके से काम करती हैं। ये जनता के साथ किया गया अपराध है। वे चाहते थे कि इस अपराध को बेनकाब किया जाए। विकीलीक्स बनने के बाद असांजे और सिस्टम का संघर्ष अपने पीक पर पहुंचा। इस संघर्ष का सबसे चर्चित अध्याय है चेल्सिया मैनिंग। वो अमेरिकी सेना में एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी। मैनिंग ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े अमेरिकी रक्षा विभाग के करीब 5 लाख गोपनीय मिलिट्री रिकॉर्ड्स चुराए और उन्हें असांज के सुपुर्द किया। मैनिंग ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के भी लाखों सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल्स असांजे को मुहैया कराए। विकीलीक्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में कई संवेदनशील जानकारियां भी थी, मसलन आर्मी के कुछ उपकरणों का ब्यौरा। चरमपंथी और आतंकवादी इस ब्यौरे का फायदा उठाकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना सकते थे। पेंटागन से जुड़ी इस लीकेज के बाद असांजे अमेरिका के लिए सबसे बड़े खलनायक हो गए। अमेरिका उन पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाना चाहता था। हालांकि इस वक्त अमेरिकी सिस्टम में असांजे को लेकर एक हिचक भी थी। इसकी वजह थी पत्रकारिता। पत्रकार भी सरकारी दस्तावेज लीक करते हैं। ग्रेटर गुड के आधार पर उसी अमेरिका में मीडिया ने पेंटागन पेपर्स लीक किए थे। ये सरोकार वाली पत्रकारिता के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक है। ऐसे में अमेरिकी सिस्टम पशोपेश में आ गया कि असांजे को क्या माना जाए। खैर, इसी दौर में एक और घटना हुई। अगस्त 2010 में स्वीडन में एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ असांजे के खिलाफ। उनके ऊपर 2 आरोप लगाए गए थे। पहला बलात्कार, दूसरा मॉलेस्टेशन। उन्होंने दोनों आरोपों से इनकार किया, मगर इन्हीं आरोपों के आधार पर दिसंबर 2010 में लंदन पुलिस ने असांजे को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद उनको जमानत भी मिल गई, मगर केस चलता रहा। मई 2012 में इसी केस की सुनवाई करते हुए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उनको स्वीडिश अथॉरिटीज के सुपुर्द किया जाए ताकि वो असांजे को स्वीडन ले जाकर उनसे पूछताछ कर सकें। इसी समय एक दिलचस्प घटना घटी। लंदन के नाइट्सब्रिज इलाके में इक्वाडोर के दूतावास की इमारत है। 19 जून 2012 को इमारत के बाहर एक बाइक रुकी। बाइक चलाने वाला आदमी कुरियर लेकर आया था। वो एक बार अंदर गया तो लंबे समय तक बाहर नहीं निकला। ये समय हफ्ते, महीने और फिर सालों में बदल गया। दरअसल कुरियर लाने वाला व्यक्ति जूलियन असांजे था। उन्होंने इक्वाडोर सरकार से शरण मांगी। इक्वाडोर ने हामी भर दी। यूके ने इक्वाडोर पर दबाव बनाया, लेकिन इक्वाडोर ने झुकने से मना कर दिया। अगस्त 2015 में स्वीडन ने असांजे पर लगे मॉलेस्टेशन के केस में जांच बंद कर दी, मगर रेप केस चलता रहा। मई 2017 में यह केस भी ड्रॉप कर दिया गया, मगर फिर भी असांजे दूतावास में ही बंद रहे। उनके ऊपर अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की तलवार लटक रही थी। जनवरी 2018 में खबर आई कि इक्वाडोर ने असांजे को नागरिकता दे दी है। ऐसा करके इक्वाडोर के तत्कालीन राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो असांजे को रेस्क्यू करना चाहते थे। वो असांजे को डिप्लोमेट का ओहदा देने की सोच रहे थे। ऐसा होता तो असांजे दूतावास से बाहर निकल सकते थे और लंदन छोड़कर अपनी पसंद के देश जा सकते थे। इक्वाडोर मदद कर रहा था, लेकिन असांजे के साथ उनके संबंध बहुत दोस्ताना नहीं थे। 2012 में उन्हें सहानुभूति के आधार पर शरण दी गई थी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़ता गया। कहा यह भी गया कि इक्वाडोर को असांजे की महिला मित्रों का दूतावास के अंदर आना अखर रहा था। अक्टूबर 2018 में असांजे ने इक्वाडोर सरकार पर केस करने का ऐलान किया। आरोप ये कि उनके बुनियादी अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है। फिर इक्वाडोर का बयान आया कि समझौता हो गया है, इसके तहत असांजे दूतावास छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी समझौते से मना कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी उनके समर्थन में लोग जुटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि वो असांजे की मदद करे। फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने उनके नाम पर एक नया पासपोर्ट जारी किया। इसके 2 महीने बाद ही इक्वाडोर ने असांजे का साथ छोड़ दिया। अप्रैल 2019 में लंदन पुलिस दूतावास के कैंपस में घुसी और असांजे को घसीटते हुए ले गई। 6 साल 9 महीने और 24 दिनों के बाद वो दूतावास से बाहर निकले थे। इस बार उनके सामने जेल की सलाखें थी। जनवरी 2021 में यूके की एक जिला अदालत ने असांजे के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वे अमेरिका की जेल में सुसाइड कर सकते हैं।
हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी। दिसंबर 2021 में लंदन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। आदेश आया कि असांजे को मुकदमा झेलने के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है। असांजे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब लंदन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण पर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। अंतिम फैसला गृह मंत्री प्रीति पटेल पर टिका है। माना जा रहा है कि वो असांजे के प्रत्यर्पण पर दस्तखत कर देंगी। ऐसा हुआ तो उन्हें अमेरिका की अदालत में खड़ा किया जा सकेगा। अगर उनके ऊपर लगे आरोप साबित हुए तो उन्हें 175 बरस तक की सजा हो सकती है। तीसरी खबर श्रीलंका से जुड़ी है। श्रीलंका में पिछले कई हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बुनियादी चीजों की कमी और महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर है। 19 अप्रैल को रामबुक्कना में प्रदर्शनकारी रेल की पटरी को घेर कर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने आई तब उनके ऊपर पथराव किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते गुस्से के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संविधान संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। वे 19वें संविधान संशोधन को वापस लागू करना चाहते हैं। श्रीलंका के इतिहास में अभी तक 20 संविधान संशोधन हो चुके हैं। महिंदा 21वें की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 21वें संविधान संशोधन में 20वें को खत्म करके 19वां संशोधन वापस लागू कर दिया जाएगा। तो 19वें में क्या था? 19वां संशोधन साल 2015 में लाया गया था। उस समय रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। संशोधन के बाद राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। उनसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री की अनुशंसा की जरूरत पड़ने लगी। राष्ट्रपति के पद को सेरेमोनियल बना दिया गया। इस संशोधन की खासी आलोचना भी हुई। कहा गया कि विक्रमसिंघे ने अपने स्वार्थ के लिए बदलाव कराए हैं। उन्होंने तय प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया था। फिर आया साल 2020 का। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार सत्ता में वापसी कर चुका था। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बन चुके थे जबकि उनके भाई महिंदा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। अक्टूबर 2020 में उनकी सरकार 20वां संविधान संशोधन लेकर आई। इसमें 19वें संशोधन में लागू नियमों को रिप्लेस कर दिया गया। इसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर से बढ़ा दिया गया। 20वें संविधान संशोधन पर सवाल भी उठे। इसमें एक प्रावधान यह था कि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को चुनावी अधिकार मिल गए। अब दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति भी संसद का सदस्य बन सकता था। महिंदा राजपक्षे ने यह व्यवस्था अपने भाई को मंत्री बनाने के लिए बनाई थी। अब 21वां संशोधन क्यों? प्रधानमंत्री महिंदा इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को बर्खास्त करने का अधिकार है। उनके पास और भी कई निरंकुश शक्तियां हैं। श्रीलंका में जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ है, विपक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अप्रैल की शुरुआत में पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन गोटबाया और महिंदा अपनी कुर्सी पर बने रहे। गोटबाया ने तो यहां तक कहा कि वो किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इस जिद का लगातार विरोध हो रहा है। महिंदा का इरादा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करके लोगों के रोष को कम किया जाए। राजपक्षे बंधु इसमें कितना सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगला चैप्टर पाकिस्तान और तालिबान के झगड़े से जुड़ा है। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने पहले से ही अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 31 अगस्त 2021 की तारीख भी तय की थी, लेकिन तालिबान अनुमान से पहले राजधानी काबुल में दाखिल हो गया। इसके चलते अमेरिका और नेटो की घर वापसी में काफी भगदड़ मची। अमेरिका के निकलने से खुश होने वाले लोगों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी थे। इमरान ने उस समय बयान दिया था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं। इसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने काबुल का दौरा भी किया। उन्होंने तालिबान के नेताओं से मुलाकातें की। मीडिया रपटों में यह भी सामने आया कि तालिबान के कोर ग्रुप की बैठकों में आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेते हैं। यह रिश्ता बड़े भाईचारे का लग रहा था, लेकिन जल्दी ही इस रिश्ते में तनाव आने लगा। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर तार लगाने का काम आगे बढ़ाया। इरादा ये कि दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया जा सके और पाकिस्तान में होने वाली घुसपैठ पर लगाम लगा सके। तालिबान इस सीमा को नहीं मानता। उसने तार उखाड़ कर फेंक दिया था। धमकी भी दी कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तभी से पाकिस्तान और तालिबान के बीच खटास बढ़ने लगी। पिछले हफ्ते इसमें एक हिंसक मोड़ आ गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक चरमपंथी संगठन है। पाकिस्तान ने इसे
आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पिछले कुछ समय से टीटीपी ने पाक सैनिकों पर हमले बढ़ा दिए हैं। टीटीपी के आतंकियों ने अफगानिस्तान सीमा के अंदर कैंप बना रखे हैं। उनकी टॉप लीडरशिप पर अफगान तालिबान का वरदहस्त रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने मांग रखी थी कि वे टीटीपी को अपने यहां से भगाएं और अपनी जमीन का इस्तेमाल पाक सैनिकों के खिलाफ न होने दें। तालिबान ने उनकी मांग को लगभग नजरअंदाज कर दिया। नाराज पाकिस्तान ने अंतिम कदम उठाने का फैसला लिया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की वायुसेना ने उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि इसमें कई आम नागरिक भी थे। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने बयान जारी किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कड़ी निंदा की है। मुजाहिद ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। उन्होंने अफगान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग दोहराई है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान तालिबान को नाराज करके क्या हासिल करना चाहता है। पहला, पाकिस्तान तालिबान को साफ साफ बता देना चाहता है कि टीटीपी को शह देना भारी पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान तालिबान में यह खौफ भरना चाहता है कि उसे एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। अगर उसने अपनी हरकत जारी रखी तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान के इस कदम का क्या असर पड़ेगा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में बिगाड़ की शुरुआत तो हो ही चुकी है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए तालिबान से दुश्मनी का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। इस मामले में जो कुछ भी नया होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।